दोस्तों पूरे जोश और एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पुराना जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो सब भुलाकर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ में आप लोग तैयारी करिए। इसी के साथ में आज का पहला प्रश्न बना है कि किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकोन का सफल परीक्षण कर दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसिया। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने जिरकोन ठीक है, तो रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने जिरकोन नाम से एक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण कर दिया है। और ये रसिया की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो जिरकोन का सफल परीक्षण किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप बढ़िया सा इमेज देख सकते हैं। इसमें लिखा है रसिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स जिरकोन जो है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका रशिया ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब इसमें हम लोग सभी लोग जानते हैं रूस के बारे में, तो रूस के बारे में समझते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, इसकी मुद्रा है रूबल, इसके प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। और क्षेत्रफल के हिसाब से रूस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। नॉट पॉपुलेशन वाइज बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बना है कि प्रति वर्ष 24 नवंबर को किस भारतीय राज्य में लाचित दिवस मनाया जाता है। तो भारत का राज्य असम जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य में लाचित दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाचित दिवस जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है हर साल 24 नवंबर को। अब असम राज्य में ये जो दिवस है ये वहाँ के असम के जनरल लाचित बोरफुकन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि हो सकता है इसी वीक से बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को ख़त्म कर रहे हैं, इसको समाप्त करने जा रहे हैं। अब आपको हो सकता है इसी हफ्ते में हमको डिसीजन लेना है, इसके बाद में आपको डेली का करंट अफेयर्स हो सकता है ना मिले। रीज़न दोस्तों ये है कि बहुत मेहनत से दिन रात खून पसीना एक करके हम ये वीडियोस बनाते हैं और इस वीडियोस पर आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आता है। मतलब शायद ही कोई चैनल आपको इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हो, इसके बावजूद भी दोस्तों हमारे वीडियोस पर व्यूज़ कम होते जा रहे हैं और जो कि एक हम लोगों के लिए डीमोटिवेशन फैक्टर है। तो इसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 3 साल से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो वीडियो है ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किस बैंक ने ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रेड इमर्ज नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च्ड न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। तो आईसीआईसीआई ने ये जो ट्रेड इमर्ज नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये किसके लिए है? ये है आपका जो एक्सपोर्टर्स होते हैं और इम्पोर्टर्स होते हैं। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स बिजनेसेस के लिए इस नए प्लेटफॉर्म को आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद रखना है। इसी के साथ में अभी रिसेंट में आईसीआईसीआई बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर नाम से डॉक्टरों को एक बैंकिंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो रिसेंट में अभी एक एग्ज़ाम चल रहा था, एसएससी जीडी का चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि कुछ बच्चों ने बताया कि वो गलती से एचडीएफसी बैंक आंसर कराएं।
जबकि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ये जो सैल्यूट डॉक्टर्स नाम से एक पहल की शुरुआत करी थी जिसमें कि डॉक्टरों को बैंकिंग सर्विसेज जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया था, ना कि एचडीएफसी बैंक ने। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे गलती ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे मिलते रहेंगे, बस वीडियो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, डेली बेसिस पर ना मिलकर आपको अब मंथली वीडियोस मिला करेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि हर साल कौन सा दिन सिख धर्म के 9वें गुरु जिनका नाम है तेग बहादुर की शहादत के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 नवंबर जो है हर साल का वो दिन है जिसमें कि सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह, उनकी शहादत का दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है एक्स्ट्रा में कि बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं एक्चुअली में। क्वेश्चन बनेगा कि बताओ चर्चा में चल रहे सिख धर्म के 9वें गुरु का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जो है ये सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। ये सिख धर्म के 9वें गुरु हैं जो कि अभी चर्चा में चल रहे हैं, जिनकी शहादत का दिवस 24 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑन दिस डे 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जो है इनका ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनका एक्चुअल में औरंगजेब का शासन चल रहा था और औरंगजेब के शासन के समय गुरु तेग बहादुर ने गैर मुस्लिम लोगों का ज़बरदस्ती जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद में औरंगजेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 में इनको सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सिख गुरुओं में बहुत ही अलग स्थान रखते हैं, बहुत ही फेमस हैं और लगभग सभी धर्मों के लोग इनके बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको रिमेंबर रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हाल ही में 19 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई है। वर्ष 2021 में गुरु नानक देव की कौन सीवीं जयंती मनाई गई है। तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव की 552वीं, गुरु नानक देव की 552वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की जो है ये न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह का कौन सा संस्करण होगा। तो इस बार जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 दिए जा रहे हैं ये इसका 49वां संस्करण होगा। कौन सा होगा, 49th। तो ये जो है ये 49th संस्करण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ये 49वां संस्करण होगा जिसको हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जो है ये हाल ही में आयोजित किए गए थे, जिसका 49वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है कि एमी अवार्ड्स पाने वाले एकमात्र भारतीय शो का क्या नाम है। तो एकमात्र भारतीय शो जिसको एमी अवार्ड दिया गया है उसका नाम है दिल्ली क्राइम, ठीक है, जिसने वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता था। साथ ही साथ में इस पूरी लिस्ट को अगर हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स को, तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता। तो अभिनेता बने हैं डेविड टेलेंट, ठीक है, और अभिनेत्री बनी है हेले स्क्वायर। ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। बाकी सारे नाम आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना। आपके लिए बहुत जल्दी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला हूं जिसमें कि डेली बेसिस पर आप हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उस ऐप का लिंक आपको मिल जाए, जहां पर जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे मेरे वीडियोस आए ना आए, आप डेली बेसिस पर हमारे 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे वहां पर जाकर। क्वेश्चन बनेगा भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम
की नींव रखी। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नया म्यूजियम इस्टेब्लिश किया है जो कि किसके नाम पर है, एक फ्रीडम फाइटर हैं जिसका नाम है रानी गाइदिन्ल्यू, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो है उनका एक म्यूजियम इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पर किया है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मणिपुर में इसको इस्टेब्लिश किया है और इसका उद्घाटन हाल ही में अमित शाह जी ने किया है। तो इसका फोटो भी देख सकते हैं इस म्यूजियम का, और अमित शाह जी ने इसको इस्टेब्लिश किया है। इसको मणिपुर का एक गांव है तामेंगलोंग, मणिपुर के गांव तामेंगलोंग में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तामेंगलोंग में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब चूंकि मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इसके मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह। राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या है 2। ठीक है, साथ ही साथ में मणिपुर की एक रामसर साइट है जिसका नाम है लोकटक लेक। लोकटक झील जो है ये मणिपुर की एक रामसर साइट है। ये सभी पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग मणिपुर से एक रिसेंट में जितने भी न्यूज़ बनते हैं उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मणिपुर के 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। सितंबर में मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छे से याद रखना, मणिपुर के 2 प्रोडक्ट जिसका नाम है सिरारा खोंग और तामेंगलोंग, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद में अगस्त में तमिलनाडु भाजपा नेता डॉक्टर ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। तो मणिपुर का राज्यपाल अगस्त में बनाया गया था ला गणेशन को। इसके अलावा हाल ही में मणिपुर राज्य पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, बेरिंग थंगा को। उनका एक उपन्यास था, उनका उपन्यास है ई अमादी अंदुगेगी ईतत, यानी कि मैं और तत्कालीन द्वीप। ठीक है, इसके लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है बेरिंग थंगा को। अब ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एग्जाम में इसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि अब्दुल्ला हमदोक को एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सूडान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूडान के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अब्दुल्ला हमदोक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जिसमें कि सूडान देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है एक बार फिर से। सूडान देश के बारे में बात करें, चूँकि इसका नाम यहाँ पर आया है, सूडान की कैपिटल है आपका खातूर्म। इसकी जो करेंसी है वो है सूडानी पाउंड। और अन्य विदेशी देश और उनकी कैपिटल देख लेते हैं, जैसे कि मंगोलिया जो है इसकी उसकी कैपिटल है उलान बतार। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू। ये तीनों जो है इस वजह से डाले गए हैं क्योंकि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। एसएससी जीडी में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और बढ़िया पूछा जा रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। उसमें ये पूछा गया था, आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आपको अपडेटेड और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ करवाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स जो होंगे 2025 वाले, कब ईयर याद रखना कि वर्ष 2025 वाले, वर्ष 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स जो होंगे उसकी मेज़बानी करेगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। एशियन यूथ पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की कैपिटल जो है ताशकंद, वो होस्ट करेगा 2025 यानी कि वर्ष 2025 वाले एशियन यूथ पैरा गेम्स को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एशियाई युवा पैरा खेल 2025 वाले जो हैं ये कौन से संस्करण होंगे, तो ये 5वां संस्करण होगा। ये 5वां संस्करण होगा जिसको उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ में ये पहली बार ऐसा होगा कि जो एशियन यूथ गेम्स हैं
और एशियन यूथ पैरा गेम्स है, इसका दोनों का आयोजन एक ही शहर में किया जा रहा है। ये घटना भी पहली बार होगी। ठीक है, अब हम लोग एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के बारे में समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय यूएई दुबई में है और अध्यक्ष का नाम है माजिद रशीद। अगला शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में रिलीज करी गई ये जो पुस्तक है, इसके लेखक का नाम है अभिजीत बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम से इस पुस्तक को लॉन्च किया है? अभिजीत बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इस पुस्तक का फोटो आपको दिख रहा है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसको अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। ठीक है, ये भारतीय मूल के एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब दोस्तों, चूंकि नोबेल प्राइज़ की बात हुई है तो अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। अब ये अल्फ्रेड नोबेल कौन है? अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुरस्कार को किस देश में प्रदान किया जाता है? तो स्वीडन देश में प्रदान किया जाता है। सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ अब तक भारत के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो आंसर हो जाएगा भारत के 9। इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि रिसेंट में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे और किसी भी एग्ज़ाम में ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है कि बताओ भारत के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अब तक 9 भारतीयों को दिया गया है। सबसे पहले दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के लिए। उसके बाद में सीवी रमन को फिजिक्स में, हरगोविंद सिंह खुराना को चिकित्सा में, मदर टेरेसा को मानवीय कार्य के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में, अमर्त्य सेन को, और लेटेस्ट 2009 का दिया गया है वेंकट रमन रामकृष्णन को, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था, और लेटेस्ट 2019 में अभिजीत बनर्जी को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनकी पुस्तक वाला हमने ये क्वेश्चन किया है। याद रखना, आपको उसी क्वेश्चन के नीचे सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब ये सब करवाते समय दोस्तों कभी कभी मैं आपको क्या बताऊं कि करंट अफेयर्स डिसकंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन रिस्पांस ना मिलना इसका एक सबसे बड़ा कारण होगा, जिसकी वजह से मैं ये डिसकंटिन्यू करूँगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बान की मून। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बान की मून। ठीक है, तो ये जो रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक ये जो आत्मकथा है, ये बान की मून की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बान की मून का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं कौन बान की मून? ये यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव हैं जिनका नाम है बान की मून। ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, इस समय वर्तमान में एंटोनियो ग्यूटेरस जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। डेविड मलपास जो हैं ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप लोग याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। वंस अगेन आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। आप बहुत मुश्किल और कठिन शब्दों से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं डेली का जो करंट अफेयर्स है इसे डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ। थैंक यू। हमेशा टारगेट स्टडी IQ चैनल के साथ में आप इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लव यू ऑल।